डेट आज 21 मई 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी 4th मीटिंग हुई है अभी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की न्यू दिल्ली में, इसलिए ये न्यूज में है। स्टार्टअप का मतलब होता है नई कंपनी, कोई फर्म खुलती है तो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल करती क्या है, एडवाइस देती है गवर्नमेंट को ताकि हमारे इंडिया में इनोवेशन आए। ये किसने करवाई है मीटिंग? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इस डिपार्टमेंट ने करवाई है। और ये डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये आपको याद रखना है। ये डिपार्टमेंट ऐसा है, इससे यूपीएससी जरूर 2-3 साल में तो जरूर एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछती है इसके किए हुए काम से, या कोई भी ये योजना इंप्लीमेंट करता है या कुछ भी करता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस मंत्रालय के अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है इसके चेयरमैन कौन होते हैं? ये खुद मिनिस्ट्री जो होती है, ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरमैन। इसका रोल बस यही है, गवर्नमेंट को ये एडवाइस देती है ताकि हमारे इंडिया में नई नई इनोवेशन, नई नई स्टार्टअप बने और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस। ये कंट्री है, देश है, अभी न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे रामनाथ कोविंद जी हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट है गए थे, यहाँ पे विजिट की थी, इसलिए ये कंट्री न्यूज में है। बस इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कैरेबियन सी में आइलैंड कंट्री है। आइलैंड आपको पता है ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो। ये कैरेबियन सी देख रहे हो आप, यहाँ पे पहले देखो, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पे ये कैरेबियन सी देखो, यहाँ पे कैरेबियन सी के पास ही है। इधर ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। ये इसके ईस्टर्न साइड में है, यहाँ पे ईस्टर्न साइड में इस वाले मैप में देखो ये कैरेबियन सी देख रहे हो आप, कैरेबियन सी यहाँ पे देखो, ये कैरेबियन सी है यहीं पे। और इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पे है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस। ये एक आइलैंड कंट्री है, एक देश है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, आइलैंड है। इसके कोने नॉर्थ और साउथ में, ये सब कुछ हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है, कैरेबियन सी में है। और कैरेबियन सी अटलांटिक ओशन से ही मिल जाता है, यहाँ पे ये कैरेबियन सी और इधर अटलांटिक ओशन, इधर मिल जाता है ये। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिनसाटियल वायरस। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया 2019 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ हुई इस वायरस की वजह से। लगभग 1 लाख बच्चों की डेथ हुई है इस वायरस की वजह से। ये रेस्पिरेटरी इलनेस करता है, सांस लेने में समस्या हो जाती है जब ये वायरस हो जाता है। तो पहला तो ये याद रखना है RSV, ये एक बीमारी है, डिसीज़ है और वायरस से होती है। पूरा नाम रेस्पिरेटरी सिनसाटियल वायरस या सिनसासियल वायरस भी बोल सकते हैं इसको, पता नहीं क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन। इसमें देखो कॉमन कॉज क्या होते हैं इसके। बच्चे को लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है यंग चिल्ड्रन को, और ये इन्फेक्ट करता है नोज़ को, नाक में परेशानी करता है भाई साहब, ये थ्रोट में, लंग्स में, ब्रीदिंग पैसेज में, सांस लेने में समस्या होती है इसकी वजह से। ये फैलता कैसे है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आने से फैलता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स मतलब जब सांस लेता है इंसान, सांस लेने के दौरान उसके सांस जब छोड़ता है तो मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, यानी कि सांस लेने से जो छोटा छोटा लार वगैरह निकलता है उसकी वजह से अगर वो किसी और पर्सन के कांटेक्ट में आए तो फिर वो फैल सकता है। जैसे मान लो कोई बंदा खांसे, कफिंग करे या स्नीजिंग करे, छींके या किस करे, उसकी वजह से फैल सकता है ये इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा। इसके लिए एंटीवायरल ड्रग भी बनी हुई है जो इसको प्रिवेंट कर सकती है, सीवियर जो RSV इलनेस होती है उसको प्रिवेंट कर सकती है, रोक सकती है। उस ड्रग का नाम है, दवाई का नाम है ये पालीविजुमेब। पालीविजुमेब ये दवाई है जो इसके लिए यूज होती है RSV वायरस के लिए, तो ये भी याद रखना है, इसके लिए दवाई बनी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है औरंगजेब टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा, जहाँ पे लगभग किसी आदमी को दफनाया जाता है उसको टॉम्ब बोलते हैं। औरंगजेब को जहाँ पे दफनाया गया उसको बोल देंगे औरंगजेब टॉम्ब। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देखो यहाँ पे 5 दिन के लिए इस टॉम्ब पे जाने से मना कर दिया, रोक लगा दी विजिट करने से, इसलिए न्यूज़ में थी।
ये है औरंगजेब की टॉम्ब, भाई साहब यहाँ पे दफनाए गए थे औरंगजेब। ये महाराष्ट्र में बनी हुई है। औरंगजेब के बारे में बस थोड़ा हमें इसमें जानना है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा डिटेल में। औरंगजेब 1618 में जन्म होता है, 1707 में इनकी डेथ हो जाती है। सिक्स मुगल एम्प्रर थे, मुगल साम्राज्य के छठवें ये एम्प्रर थे, राजा थे। इन्होंने रूल किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लगभग हाफ सेंचुरी, 50 साल तक इन्होंने रूल किया था। और इन्होंने एक टाइटल अज्यूम किया था आलमगीर। आलमगीर का मतलब होता है वर्ल्ड कन्क्वेरर, यानी कि पूरे विश्व को जीतने वाला। तो ये आलमगीर का नाम भी याद रखना है, यूपीएससी ऐसे पूछ लेते हैं कि ये टाइटल किसने अडॉप्ट किया, अपनाया। आलमगीर औरंगजेब ने अपनाया। और देखो ये बहुत सारे जो संत हुआ करते थे सूफी ऑर्डर के, उनमें बहुत सारे सूफी ऑर्डर, यानी कि सूफी जो एक सूफी चला था, आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में। सूफी में कई सारे ऑर्डर थे, उनमें एक नक्शाबंदी सूफी ऑर्डर था, उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उसको फॉलो करते थे, नक्शाबंदी सूफी ऑर्डर को, ये औरंगजेब। नेक्स्ट टॉपिक है ऑन अस एंड ऑफ अस ICCW ट्रांजेक्शन। ये ऑन अस ऑफ अस ट्रांजेक्शन होती क्या है, बस इतना जानना है इसमें, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। RBI ने अभी रिसेंटली अलाउ किया है कि इंटीग्रेटेड कार्डलेस कैश विदड्रॉल किया जाएगा। यानी कि मान लो आपका अकाउंट SBI के बैंक में है, और अगर मान लो आप SBI के बैंक में नहीं, SBI के बैंक का ATM आपके सिटी के आसपास नहीं है, आप मान लो पंजाब नेशनल बैंक के ATM में पैसे निकालने जाओ, तो वहाँ पे भी आप बिना कार्ड के, बिना ATM कार्ड के कैश विड्रॉल कर सको। कैसे? अपने मोबाइल के ज़रिए, कुछ आपका मोबाइल पे पिन आएगा, वो पिन आप डाउन उसमें करोगे, एंटर करोगे किसमें, जैसे जो भी आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा बैंक में, SBI में अगर अकाउंट है, तो उस जैसे आपको ट्रांजेक्शन लेनी है तो आप उसमें एंटर करोगे मशीन में जाके, ATM मशीन में जाके, तो आपके जो रजिस्टर मोबाइल है उस पर एक पिन आएगा, 4 नंबर का जो पिन आता है, वो पिन या OTP बोल सकते हो, OTP वन टाइम पासवर्ड, वो OTP आप करोगे डायल किस में, ATM में, जो आपके नंबर पे आएगा और आपको कैश दे देगा, जितना आपको कैश चाहिए, जितना आप डालोगे उसमें। तो इस तरह की जो इंटीग्रेटेड का मतलब है SBI के बैंक में अकाउंट है तो PNB में निकाल सकते हो, PNB में अकाउंट है तो SBI में निकाल सकते हो। किसी भी बैंक से आप किसी भी बैंक के ATM से पैसा निकाल सकते हो, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है। तो ये हो गई इंटीग्रेटेड कार्डलेस कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन। लेकिन ऑन अस और ऑफ अस में फ़र्क क्या है? ऑन अस का मतलब ये है, अगर आपका अकाउंट SBI में है तो SBI के ATM से ही आप पैसा निकाल रहे हो। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है और उसी के ATM से आप पैसा निकाल रहे हो, तो फिर बोलेंगे ऑन अस ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप। लेकिन अगर आपका अकाउंट SBI में है और PNB के या किसी और बैंक के अकाउंट से निकाल रहे हो आप, किसी और बैंक के अकाउंट से नहीं, किसी और बैंक के ATM से निकाल रहे हो, अकाउंट तो आपका ही रहेगा ना, किसी और बैंक के ATM से निकाल रहे हो, तो वो हो जाएगा ऑफ अस ट्रांजेक्शन। ए ट्रांजेक्शन कैरिड आउट एट एन ATM ऑफ द कार्ड इशूइंग बैंक। जिस बैंक ने आपको कार्ड इशू किया है उसी बैंक के ATM से निकाल रहे हो तो ऑन अस ट्रांजेक्शन। ए ट्रांजेक्शन कैरिड आउट एट एनी अदर ATM, किसी और ATM से, किसी और बैंक के ATM से निकाल रहे हो तो ऑफ अस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है जिक, ये निखत जरीन। ये निखत जरीन ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब। एक महिला है, 25 साल की महिला है ये निखत जरीन। इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप, वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। किसकी? बॉक्सिंग की चैंपियनशिप में, बॉक्सिंग की चैंपियनशिप में ये बॉक्सर हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 19 मई 2022 को निखत जरीन जी ने। इन्होंने थाईलैंड की जिटपोंग जूटामेस को हराया फ्लाई वेट फाइनल में। ये तुर्की में हो रहा है, इस्तांबुल सिटी में, ये वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप, वहाँ पे इन्होंने हराया और 52 किलो कैटेगरी में, 52 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये जरीन 5th इंडियन वुमन बॉक्सर बन गई जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। पहले देखो मैरी कॉम जीत चुकी हैं, लेसराम सरिता देवी जी जीत चुकी हैं, जेनी RL, लेखा केसी जीत चुकी हैं, और ये हैं 5वीं महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप, बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में। निखत जरीन है जो 1996 में इनका जन्म होता है और तेलंगाना के निज़ामाबाद में इनका जन्म होता है। इन्होंने पहले भी देखो जूनियर चैंपियनशिप भी जीती हुई है। 2011 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप एंटलाया जीती थी, एंटलाया, और वुमेंस यूथ चैंपियनशिप जीती थी। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की
वुमेंस यूथ और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी आप सबको पता ही होगा। डेस्टिनेशन टेस्ट है ये, मतलब टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जैसे मान लो यहाँ से कोई गुड्स बना, कोई गुड्स का मतलब है, देखो ये गुड है, अगर इसमें एस ना लगा हो तो गुड का मतलब अच्छा, एस लग जाए तो कोई वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, पेन, कॉपी, बोतल, कुछ भी वस्तु हो सकती है, गुड्स। तो मान लो कहीं फैक्ट्री में गुड्स बन रही है, अब यहाँ तो ओरिजिन हो गया। पहले क्या होता था, जीएसटी से आने से पहले सेल्स टैक्स लगाया करते थे, ओरिजिन पे भी, जहाँ मान लो इसने डीलर को बेचा वहाँ पे टैक्स लगेगा, फिर टैक्स लगेगा, बहुत सारे टैक्स लगते थे। लेकिन जब से जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 से, तो फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लग गया। डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ पे गुड्स आखिर में आई है, मान लो ये है, यहाँ पे ये फाइनल परचेजर है जिसने खरीदी है, अब जब ये ग्राहक को बेचेगा तो यहाँ पे टैक्स लगेगा लास्ट में, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी, ये याद रखना है। और इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, बहुत बार यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी लगाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इक्वल अधिकार है, इक्वल और साइमल्टेनियस यूनिक पावर है दोनों के पास। तो जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है, जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी 2017 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था जब इसको लागू किया गया था, तो जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी, जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ये टैक्स रिकमेंड करती है कौन कितनी कैटेगरी का टैक्स होगा और किस पे कितनी कैटेगरी का टैक्स लगाया जाएगा, कितना टैक्स लगाया जाएगा कौन सी गुड्स और सर्विसेज पे, ये डिफाइन करती है, मतलब ये रिकमेंडेशन करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है, सिफारिश हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होंगी, ऐसा बोला है। तो ये बस आपको याद रखना है कि इसमें इक्वल अधिकार है जीएसटी लगाने का, किसको, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है स्टेट गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होंगी, बाध्यकारी नहीं होंगी। कोर्ट ने ये भी कहा है, देखो गुजरात हाई कोर्ट ने पहले एक वर्डिक्ट दिया था, रूल दिया था, यानी कि अपना फैसला दिया था। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो ओशियन फ्रेट होता है ना, फ्रेट का मतलब होता है जैसे मान लो ओशियन के जरिए, समुद्र के जरिए सिर्फ पानी के जहाज से कोई सामान जा रहा है, तो सामान ले जाने की प्रक्रिया फ्रेट हो गई। तो ओशियन फ्रेट पे जो टैक्स लगता है इंडियन इंपोर्टर पे, वो उस पे क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, ऐसा गुजरात हाई कोर्ट ने पहले कहा था अपने एक वर्डिक्ट में, फैसले में। इसी को आगे दोहराया एपेक्स कोर्ट ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जो आर्टिकल 246A है हमारे संविधान में, ये संविधान में ये आर्टिकल स्टेट को पावर देता है कि वो जीएसटी के रिगार्डिंग ये लॉ बना सकता है, और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को इक्वल पावर देता है ये जीएसटी के रिगार्डिंग। और आर्टिकल 279A ये कहता है कि जीएसटी काउंसिल जो बनाई गई है उसमें देखो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये नहीं किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड रहे, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे डिपेंड है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड है जीएसटी लगाने के लिए। दोनों को अलग अलग पावर दी गई है। लेकिन ये भी कहा, हाँ कुछ पावर है, कुछ सर्टेन इंस्टेंसेस में, कुछ केस ऐसे हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई हैं। जैसे मान लो चायोस को प्रिवेंट करना है, कायोस या चायोस बोल लो आप इसको। देखो भाई साहब, इसका मतलब होता है, चायोस का मतलब डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब कोई रिवॉर्ड्स दंगे हो गई हैं या कहीं पे सिक्योरिटी सुरक्षा प्रोवाइड करनी है स्टेट में, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ऐसा इस जजमेंट में बोला। बाकी सब आफ्टर ऑल कोर्ट ने यही कहा है कि जो इंडियन फेडरलिज्म है ये कोऑपरेटिव अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जिसमें हर एक फेडरलिज्म यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ इक्वल पावर दी गई है जीएसटी लगाने की भी, और लिबर्टी है कि वो कोलैबोरेट भी कर सकती है और कंटेस्ट भी कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के साथ। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जीएसटी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग दोनों को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इक्वल पावर है, दोनों को इक्वल पावर है जीएसटी लगाने की। नेक्स्ट टॉपिक है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर।
पुरी का एक टेम्पल है भाई साहब, उड़ीसा में बना हुआ है। उड़ीसा में एक जगह है पुरी नाम की, वहीं पे पुरी का टेम्पल बना हुआ है। वो भगवान जगन्नाथ का टेम्पल है। उसे जगन्नाथ, पुरी का जगन्नाथ टेम्पल भी बोलते हैं। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो ASI है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है। जितने भी हमारे देश में मोनूमेंट्स बने हुए हैं, मोनूमेंट्स का मतलब कोई भी विरासत की चीज़, हेरिटेज की, हमारे कोई बिल्डिंग बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है, उसको ये कंजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। तो इसने कहा है कि जो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट पुरी का जो टेम्पल है उसके आसपास हेरिटेज कॉरिडोर बना रही है। हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट मतलब इसके आसपास कुछ डेवलपमेंट कर रही है उड़ीसा की गवर्नमेंट पुरी के टेम्पल के आसपास। तो ये कहा है कि ये इसके पास लाइसेंस नहीं है कि ये डेवलप कर सके ऐसा। तो इसी के खिलाफ एक PIL डाली थी कोर्ट में इस प्रपोजल के अगेंस्ट, जो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा था। ये देखो भाई साहब अपना हिंदुस्तान, ये है उड़ीसा, उड़ीसा यहाँ पे है पुरी। ये देखो यहाँ पे इस वाले मैप में ये है पुरी सिटी, इसके आसपास ये डेवलप कर रही है पुरी टेम्पल के आसपास। यहाँ पे पुरी टेम्पल है और इसके आसपास ये डेवलप कर रही है कॉरिडोर, मतलब कुछ रोड बनाना, फैसिलिटी डेवलप करना। तो ये 2016 में ये प्रोजेक्ट रखा गया था उड़ीसा की गवर्नमेंट ने, और इसलिए ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है उड़ीसा की गवर्नमेंट ताकि इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज इसको बनाया जा सके। यानी कि पूरे ग्लोब से यहाँ पे यात्री आ सकें, पर्यटक आ सकें, इसलिए डेवलप किया जा रहा है इसको, कॉरिडोर को। इस प्रोजेक्ट के अंदर पुरी लेक भी आती है, पुरी की एक झील है और मूसा रिवर है, इसका भी रिवाइवल प्लान है, इसको भी रिवाइव किया जाएगा इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंदर। पुरी का जगन्नाथ टेम्पल है जो, इसके बारे में हम डिटेल से अलग से पढ़ चुके हैं। ये प्रीलिम्स और आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 1 के लिए। इसका डिटेल में लेक्चर आप देख सकते हो, आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा लेक्चर, वहाँ पे देख सकते हो। ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं। ये है पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, देख सकते हो आप। ये भगवान जगन्नाथ के लिए डेडिकेटेड है, और भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण की ही एक फॉर्म है, उन्हीं का ही एक अवतार है। वैष्णवाइट टेम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, वैष्णवाइट टेम्पल है, ये जान सकते हो आप। उड़ीसा के पुरी में बना हुआ है, 12th सेंचुरी में बनाया गया था इसको। किसने बनवाया था? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक राजा थे, किंग, जिनका नाम है अनंत वर्मन चोड़गंगा देव, इन्होंने बनवाया था। जगन्नाथ का पुरी टेम्पल है, इसको यामनिका तीर्थ भी बोलते हैं, यामनिका तीर्थ ऐसा मानते हैं। अकॉर्डिंग हिंदू बिलीफ, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं ऐसा मानते हैं कि इस टेम्पल में आने के बाद जो यम है, यम कौन है? गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता हैं यम। जो कोई आदमी भगवान जगन्नाथ के टेम्पल में चला जाता है तो वहाँ पे क्या है, यम, भगवान जो यम है उनकी पावर नलीफाई हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। यानी कि अगर जगन्नाथ के टेम्पल में कोई चला जाए उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। जो पुरी टेम्पल है ये फेमस है रथ यात्रा के लिए, और हमने देखो जो पुरी टेम्पल के लिए अलग से लेक्चर डिस्कस किया हो उसमें अच्छे से पढ़ा हुआ है। रथ यात्रा मतलब चैरियट फेस्टिवल है। यहाँ पे भगवान जो जगन्नाथ है उनकी मूर्ति और दो और मूर्ति रखी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ है जो भगवान श्री कृष्ण के ही फॉर्म है, तो इनके भाई हैं जो भगवान बलराम जी, इनकी मूर्ति, और इनकी बहन है जो भगवान श्री कृष्ण जी की सुभद्रा, उनकी मूर्ति। तो 3 प्रिंसिपल डेटीज हैं जो देवता हैं, इनकी मूर्ति रखी जाती है रथ यात्रा में और निकाली जाती है। इसके बारे में डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ उस लेक्चर में। और जो भगवान जगन्नाथ के जो आइडल हैं, मूर्ति हैं जो यहाँ पे रखी जाती है, वो लकड़ी से बनाई जाती है, वुड से, और वो हर 12 या 19 साल में रिप्लेस कर दी जाती है। एक सैक्रेड ट्री से, पवित्र पेड़ से बनाई जाती है ये मूर्ति। हर 12 और 19 साल में, या तो 12 साल में 19 साल में चेंज कर दी जाती है ये मूर्ति। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट अभी न्यूज में इसलिए है, ये अपना रीजनल ऑफिस खोल रहा है गुजरात में। अलग से लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, आपको अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिटेल में देख सकते हो आप। अभी देखो गुजरात में रीजनल ऑफिस इसका खोला जा रहा है। जितना भी ये फंडिंग देता है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में और बांग्लादेश में, उसकी मॉनिटरिंग कर सकेगा ये गुजरात में, यहाँ से ऑफिस जो रीजनल ऑफिस बनाया जा रहा है। ये फाइनेंस करता है भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोन देता है ये NDB है क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये देखो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है 5 कंट्रीज़ का, ब्रिक्स का ये बैंक है, ब्रिक्स बैंक्स भी बोल सकते हैं इसको।
या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है 5 कंट्रीज़ की, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं। ये ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई गई, मतलब ब्रिक्स जो है डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स के बारे में तो अलग से आप देख सकते हो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में, या फिर पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, या अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मिल जाएगा। तो ब्रिक्स 5 कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स के 5वीं जो मीटिंग होती है, 5वां समिट, ब्रिक्स समिट होता है साउथ अफ्रीका की डरबन सिटी में 2013 में। तो तब इसका आइडिया रखा गया कि ब्रिक्स बैंक बनाना चाहिए एक। फिर 2015 में अगला समिट जो होता है 6th समिट, ये होता है ब्राज़ील के फोर्टालेजा में। तो तब ये बनाया गया ब्रिक्स बैंक, और इसको बनाया गया ना फोर्टालेजा में, तो यहाँ पे ये भी बोल देते हैं इसको फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। फोर्टालेजा डिक्लेरेशन या घोषणा के आधार पे इसको बनाया गया ब्रिक्स बैंक को। तो ब्रिक्स बैंक किससे बना? फोर्टालेजा डिक्लेरेशन के थ्रू। 2015 में हुई थी ये मीटिंग ब्राज़ील के फोर्टालेजा शहर में, सिटी में। ये बैंक देखो फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल कोऑपरेशन के लिए ये 5 इमर्जिंग मार्केट हैं, जो 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनको ये लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ब्रिक्स बैंक का या न्यू डेवलप्ड बैंक का? चाइना की संघई शहर में इसका हेडक्वार्टर है। 2018 में देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक का, यानी कि यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर मेंबर है, ये ऑब्जर्वर है एक तरह से एनडीबी। तो ये भी याद रखना है आपको। वोटिंग क्या है इसमें? देखो वर्ल्ड बैंक में जैसे होता है, वर्ल्ड बैंक में जो जितना ज़्यादा कंट्री पैसा देगा, फंडिंग करेगा, उसको उतना ज़्यादा शेयर मिलता है वोटिंग करने का। लेकिन ब्रिक्स बैंक में या न्यू डेवलपमेंट बैंक में ऐसा नहीं है। इसमें जो 5 कंट्री हैं इसके मेंबर ब्रिक्स के, पाँचों कंट्री के पास इक्वल वोटिंग है, एक एक वोटिंग है, और किसी के पास भी कोई वीटो पावर नहीं है। जैसे यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर है, ऐसे कोई वीटो पावर नहीं है इसमें ब्रिक्स बैंक में या न्यू डेवलप्ड बैंक में। इसका रोल्स और फंक्शन क्या होते हैं? रोल्स यही है भाई साहब, जो ब्रिक्स की ये कंट्री हैं इनको लोन प्रोवाइड करता है, लोन देता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए लोन वगैरह देता है, ताकि इन 5 कंट्री में डेवलपमेंट आए। तो यही था आज के टॉपिक।